जी नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ नरेश कुमार मीना फ्रॉम जीपीसी धौलपुर एंड दिस वीडियो इज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट कोड है EL204, सब्जेक्ट नेम है वेव प्रोपोगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो इसका थर्ड चैप्टर है एंटीना, जिसके अंदर हम एंटीना और उसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो देखिए, a device which enables interfacing between output of transmitter and space और space and input of receiver। देखो, डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वी आर ऑलरेडी यूजिंग एंटीनाज इन आवर डेली लाइफ। वो कैसे? देखिए, आपके जो मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल में भी एंटीना है, रेडियो में भी एंटीना होता है, टीवी जो चलती है हमारी डिश एंटीना, जो ऊपर छत पे हमारे पैराबोलिक एंटीना हम लगा के रखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एंटीना। ठीक है। या फिर हम जैसे वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वाईफाई मॉडेम हो चाहे वाईफाई वायरलेस वाईफाई, ठीक है, वायर्ड केस में एंटीना का कोई रोल नहीं होता है। ओनली वायरलेस केस जो होते हैं, ठीक है, उनमें ही एंटीना का रोल होता है एक्चुअली। सो चाहे वाईफाई हम मोबाइल से जनरेट कर रहे हों, चाहे किसी मॉडेम से जनरेट हो रहा है, उसमें भी एंटीना होता है, चाहे ब्लूटूथ हम यूज़ कर रहे हैं तो ब्लूटूथ में भी एंटीना के थ्रू ही जो है कि ट्रांसमिशन हो रहा है। या कार में हम देख लें, रेडियो FM रेडियो देख लें, तो इस तरीके से चाहे हमारा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमने पढ़ा है, पढ़ेंगे थर्ड ईयर में, ठीक है, तो बहुत सारी कम्युनिकेशन, ऑलमोस्ट ऑल कम्युनिकेशंस ऑल वायरलेस कम्युनिकेशंस आर हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ एंटीना एक्चुअली। ठीक है। सो ये सारे जो कम्युनिकेशन हो रहे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन, सब एंटीना की मदद से किए जाते हैं। सो फर्स्ट लाइन में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि इंटरफेस बिटवीन आउटपुट ऑफ ट्रांसमीटर एंड स्पेस। तो देखिए, आउटपुट ऑफ ट्रांसमीटर क्या होता है? कोई भी आपका कम्युनिकेशन जो ट्रांसमीटर है, ठीक है, ट्रांसमिशन से पहले जो स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं, जो हम ऑलरेडी कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसमें हमने बताया था कि जो सबसे पहले आपका मैसेज सिग्नल होता है, दैट इज़ बेस बैंड सिग्नल, उसको लो पास फिल्टर से गुजारते हैं, बैंड लिमिट करते हैं, उसके बाद जो है कि उसका कैरियर पे सुपर इम्पोजिशन किया जाता है, मॉड्यूलेशन कहते हैं जिसको हम, ठीक है, मॉड्यूलेट किया जाता है। मॉड्यूलेशन के बाद में उसको हाई पावर एम्पलीफाई किया जाता है, ताकि अगर दूर तक भेजना है सिग्नल तो उसका पावर हाई होना चाहिए। तो जो मॉड्यूलेशन के बाद में जो एम्पलीफिकेशन का काम होता है, हाई पावर एम्पलीफिकेशन, दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली योर ट्रांसमीटर डज। ठीक है, ये काम है जो आपका ट्रांसमीटर करता है, एम्पलीफिकेशन का काम करता है। मेनली जो ट्रांसमीटर का काम है दैट इज़ एम्पलीफिकेशन। अब एम्पलीफिकेशन का जो ट्रांसमीटर का जो आउटपुट है, आपको एक एम्पलीफाइड सिग्नल मिल गया, हाई पावर एम्पलीफाइड सिग्नल। इस सिग्नल को आप चाहते हो कि हम स्पेस में रेडिएट कर दें। वो कैसे कर पाओगे? यूजिंग एंटीना। तो उस काम के लिए आपको एंटीना की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंटीना इनेबल्स इंटरफेसिंग बिटवीन आउटपुट ऑफ ट्रांसमीटर एंड स्पेस। ओके। सिमिलरली वाइल रिसीविंग के केस में क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, वाइल रिसीविंग तो स्पेस एंड इनपुट ऑफ रिसीवर के बीच में जो इंटरफेसिंग होगा, इसका मतलब एंटीना आपका स्पेस से सिग्नल को रिसीव करेगा और जो है कि रिसीवर के इनपुट में डाल देगा, वहाँ भी आपका एंटीना काम करेगा। नेक्स्ट लाइन में देखिए, एंटीना इज़ कैपेबल ऑफ रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रिसीविंग देम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करने में कैपेबल होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर सकता है। वो कैसे? देखिए दोस्तों, चूँकि एंटीना से पहले जितना भी प्रोसेसिंग हुआ, जो हमने मॉड्यूलेशन किया है, हाई फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेशन किया है, उसके बाद में हाई पावर एम्पलीफिकेशन का काम किया है, ये सारा आपका वोल्टेज एंड करंट फॉर्मेट में किया है। ठीक है, इसमें जो भी पावर फॉर्मेट है एंटीना से पहले का जो भी पावर फॉर्मेट होगा, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट्स, एंड वो सब कुछ आपका किस में फ्लो होगा?
आपका एक कंडक्टर में फ्लो हो सकता है। बट एंटीना क्या करता है दोस्तों, एंटीना आपका जो वोल्टेज एंड करंट फॉर्मेट है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो जो पावर फॉर्मेट है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के रूप में आ जाता है। तो इसका मतलब है आपका एंटीना मेनली क्या काम कर रहा है, करंट एंड वोल्टेज फॉर्मेट को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेट में चेंज कर रहा है। ये पावर के फॉर्मेट्स है एक्चुअली, ठीक है। या इसका रिवर्स भी कर सकता है। माने जब रिसीवर एज ए रिसीवर बिहेव करेगा, एंटीना जब रिसीविंग का काम करेगा उस टाइम पे क्या होगा दोस्तों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं का मतलब है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के रूप में जो पावर है उसको रिसीव करके किस में कन्वर्ट कर देगा, वोल्टेज एंड करंट के रूप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट लाइन में देखिए, द एंटेना मस्ट हैव द एबिलिटी टू मैच द ट्रांसमिशन लाइन एंड द लोड, सो मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसफर्ड। तो मैक्सिमम पावर का जो कंसेप्ट है वो हम नेटवर्क थ्योरी में पढ़ते हैं, एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। उसमें हमने पढ़ा था कि सोर्स से लोड को मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफ़र होगी जब लोड का इम्पीडेंस, या कह सकते हैं लोड का इनपुट इम्पीडेंस सोर्स का आउटपुट इम्पीडेंस को मैच कर जाएगा। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एंटीना यहाँ पे देखो, अगर एंटीना से जब पावर ट्रांसफ़र होगी स्पेस में, और एक यहाँ पे इंटरफेस है जब कोएक्सियल केबल से पावर ट्रांसफ़र होगी एंटीना में, तो दो इंटरफेस हैं, एक तो ये वाला इंटरफेस और एक ये वाला इंटरफेस। जब कोएक्सियल केबल से एंटीना में फीड होगी पावर, तो उस केस में आपका ये जो इंटरफेस है इस पर मैचिंग होनी चाहिए, इम्पीडेंस मैचिंग रिक्वायर्ड। सिमिलरली जब एंटीना से स्पेस में जब आपका सिग्नल जाएगा, दैट टाइम ऑल्सो योर इम्पीडेंस मैचिंग इज रिक्वायर्ड। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है एंटीना मस्ट हैव द इम्पीडेंस मैचिंग विद द ट्रांसमिशन लाइन एंड ऑल्सो विद द लोड। सो बोथ साइड में इसका मैचिंग रिक्वायर्ड होता है, तभी जाके हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। एन एंटीना इज ए स्ट्रक्चर, अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या है दोस्तों, एन एंटीना इज ए स्ट्रक्चर दैट इज जनरली मेटेलिक ऑब्जेक्ट। ये ऑलवेज ये ध्यान रहे कि एंटीना हमेशा एक मेटल का बना होता है, ऑफन ए वायर और ग्रुप ऑफ वायर्स। ज़्यादातर देखते हैं कि या तो एक वायर होगा सिंगल वायर, या फिर ग्रुप ऑफ वायर्स होगा, यूज टू कन्वर्ट हाई फ्रीक्वेंसी करंट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वाइस वर्सा। कि इसलिए काम आता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में कन्वर्ट करता है, या फिर इसका उल्टा भी कर सकता है, रिसीविंग के टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करेगा और आउटपुट में क्या देगा, आपका हाई फ्रीक्वेंसी करंट। तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी एक टर्म यूज़ की है, इसका थोड़ा सा मैं मतलब बता देता हूँ आपको कि हाई फ्रीक्वेंसी ही क्यों लिया है, कम लो फ्रीक्वेंसी पे क्यों नहीं एंटीना का जिक्र किया है। बिकॉज एक इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। एंटीना का जो डायमेंशन है दैट शुड बी एटलीस्ट λ/4। इसका मतलब है एंटीना का जो फिज़िकल डायमेंशन है वो λ/4 के बराबर होना चाहिए। सिग्नल का अगर वेवलेंथ निकाल रहे हैं दैट इज़ लैम्डा, और उसका λ/4 निकाल लें, वो जो डिस्टेंस या एक तरीके की लेंथ आएगी उतना एंटीना का लेंथ होना चाहिए अच्छे ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। तो जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं उनका लैम्डा या फिर कह सकते हैं वेवलेंथ जो है बहुत अधिक होता है, और वेवलेंथ का बाई 4 कर दें, λ/4 भी कर दें, दैट वैल्यू इज़ ऑल्सो नॉट लेस, तो वो भी काफ़ी अधिक होती है। तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए एंटीना कंस्ट्रक्ट करना, एंटीना बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जनरली अपन जो एंटीना के थ्रू सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं दैट इज़ फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स पे एंटीना की लेंथ, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे एंटीना की लेंथ उतनी कम होती चली जाएगी। इसलिए देखते हैं दोस्तों, हम जो अपन रेडियो फ्रीक्वेंसी जो पुराने हमारे AM ट्रांसमीटर होते थे उनकी लेंथ अराउंड 100 मीटर 75 मीटर हुआ करती थी, ठीक है, अराउंड 75 मीटर। और उसके बाद जो FM एंटीनाज होते हैं उनकी हाइट काफ़ी कम होती है पहले के बजाय। और मोबाइल्स में जो GSM बैंड यूज़ करते हैं 900 फ्रीक्वेंसी या 1800 फ्रीक्वेंसी
1800 मेगाहर्ट्ज़ या 900 मेगाहर्ट्ज़ जो भी बैंड यूज़ करें, जो भी अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो एंटेना का साइज़ उतना ही छोटा होता चला जाएगा। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में बात करें तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन नैनो टेक्नोलॉजी में वहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी वेरी हाई। सो आपका जो एंटेना का साइज़ है या कंपोनेंट साइज़ भी बहुत कम हो जाता है। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही आपके एंटेना की लेंथ कम होगी, कहने का मतलब, ठीक है। एंड फॉर एन एंटीना ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग बिहेवियर इज़ रेसिप्रोकल। इसका मतलब है अगर कोई एंटीना एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो सिमिलरली उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रिसीव भी कर सकता है, ठीक है। तो कह सकते हैं इसका जो फंक्शन होता है दैट इज़ रेसिप्रोकल। सो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मैकेनिकल लेंथ ऑफ द एंटीना इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी। जो एंटीना की मैकेनिकल लेंथ होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगी लेंथ उतनी ही कम रिक्वायर्ड होगी एंटीना की। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। या फिर कह सकते हैं एल इज़ प्रोपोर्शनल टू लेमडा बिकॉज एफ इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, सी इज़ द कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ लाइट, सो लेमडा, सो एल प्रोपोर्शनल टू लेमडा कह सकते हैं, और लेमडा इज़ द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल, या फिर एल प्रोपोर्शनल टू 1/f। ओके, आगे देखिए मैंने यहाँ पे बनाए हैं कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरीके से होता है। देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम कोई भी RF एनर्जी, कोई भी एक हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, जब वो पावर डिलीवर करते हैं टू द लोड, ठीक है। अगर लोड आपका मिसमैच्ड है, ठीक है, मिसमैच्ड लोड होने का नुकसान ये है कि हमारी जो पावर है मैक्सिमम पावर दैट कैन नॉट बी डिलीवर टू द लोड। इसका मतलब है पूरी पावर डिलीवर नहीं होगी। अगर लोड आपका मिसमैच्ड है सोर्स के साथ तो आपका पूरी पावर डिलीवर नहीं होगी लोड को, तो आपकी स्टैंडिंग वेव बनेगी वहाँ पे, फॉरवर्ड वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव दोनों वेव एग्जिस्ट करेंगी। उस केस में आपकी कुछ पावर लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। वो लॉस्ट एक्चुअली कहाँ हुई, तो देखा गया कि दैट लॉस्ट पावर इज़ दैट हैज़ बीन रेडिएटेड, एक्चुअली वो रेडिएट हो चुकी थी सराउंडिंग्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन के आसपास के क्षेत्र में, स्पेस में एक्चुअली, ठीक है, वहाँ पे वो जो है कि रेडिएट हो गई। तो इनिशियली इट वाज नॉट गुड फॉर अस बिकॉज आवर पावर इज़ गेटिंग लॉस्ट, हमारी पावर लॉस्ट हो रही है, हमारे लिए अच्छा नहीं था। बट ये देखा कि पावर अगर स्पेस में जा सकती है, किसी न किसी तरीके से स्पेस में जा सकती है, क्यों नहीं इसको हम पर्पज़फुली हम चाहकर ऐसा कुछ बनाएं ताकि पूरी की पूरी पावर हम जो है कि स्पेस में जो रेडिएट कर पाएँ। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने लोड को पूरी तरह हटा दिया। इट मीन्स ट्रांसमिशन लाइन को हमने पूरी तरह मिसमैच्ड कर दिया, ठीक है, फुल्ली मिसमैच्ड हो गई ट्रांसमिशन लाइन। फुल्ली मिसमैच्ड करने के बाद में देखा कि इसका एफिशिएंसी बढ़ा, मीन्स जो पावर लॉस हो रही थी पहले, अब ज़्यादा पावर लॉस हो रही थी, रेडिएट हो रही थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों जो वायर्स थे ट्रांसमिशन लाइन के उसको एक्चुअली 90 डिग्री एंगल पे जो है कि रख दिया है, ठीक है। इनिशियली हमने थोड़ा इसकी इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ाई, तो देखा कि इसमें जो लॉस्ट एनर्जी है, जो लॉस्ट हो रही थी हमारी पावर, वो बढ़ रही थी, ठीक है। उसके बाद हमने इस तरीके से इनको रखा वायर्स को, ठीक है। पहले ये दोनों ऐसे थे, उसके बाद इनको 90 डिग्री पे बेंड कर दिया। बेंड करने के बाद देखा गया कि जो पावर जो रेडिएट हो रही थी आसपास के एरिया में दैट वाज मैक्सिमम। सो हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे कि एंटीना कैन वर्क, कैन रेडिएट, ठीक है। सो उसके बाद देखा गया जो वोल्टेज एंड करंट्स का जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था, तो वहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से मिला दोस्तों
ठीक है। जो करंट का जो वो बनेगा दैट इज़ करंट वाज लाइक दिस एक्चुअली, एट द एंड ऑफ द एंटीना करंट वाज मिनिमम एंड इन द मिनिमम मिडिल एरिया इट वाज मैक्सिमम, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो वोल्टेज था दैट वोल्टेज वाज लाइक दिस, जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन था आपके ट्रांसमिशन लाइन पे कुछ इस तरीके से था। इसका मतलब है जो वोल्टेज मिडिल में जो मिड एरिया था वहाँ पे वोल्टेज वाज मैक्सिमम एंड द ओपन एंड पे आपका वोल्टेज मैक्सिमम था। सो ये देखा गया और पाया गया कि रेडिएशन वाज मैक्सिमम इन दिस केस। सो इस तरह का जो एंटीना था वो एज ए गुड रेडिएटर की तरह काम कर रहा था, और इस तरह के रेडिएटर को हमने बोला डाइपोल। डाइपोल मीन्स जिसके अंदर दो पोल होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ नीचे दिया है। व्हेन आरएफ एनर्जी इज फेड इनटू ए मिसमैच्ड ट्रांसमिशन लाइन, mismatched transmission line, standing wave occurs, energy is lost or radiated into the space surrounding the line. If we separate the ends of the transmission line, यदि हम लोड को हटा दें और सेपरेट कर दें दोनों ट्रांसमिशन लाइन को, देन मोर सरफेस एरिया ऑफ द वायर इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। ज़्यादा सरफेस एरिया, वायर्स का ज़्यादा सरफेस एरिया एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो रहा था, एंड एनहांसेस द रेडिएशन प्रोसेस, और इससे हमारा रेडिएशन प्रोसेस अच्छा हुआ। उसके बाद फाइनली जब हमने दोनों वायर्स को 90 डिग्री पे बेंड कर दिया, उसके बाद पाया गया कि रेडिएशन वॉज मैक्सिमम, ठीक है। और इस केस में आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नाउ फुली कपल्ड टू द सराउंडिंग स्पेस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्फाइंड बिटवीन द टू वायर्स। पहले क्या हो रहा था, आपका जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड था वो दोनों वायर्स के बीच में यहाँ पे कपल हो रहा था। देखिए यहाँ पे ये दोनों वायर्स के बीच में आपका जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड था वो जो है कि यहाँ पे इस तरीके से कपल्ड था दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसको इस तरीके से कर दिया ट्रांसमिशन लाइन के वायर्स को, तो ये ज़्यादातर एरिया में आपका कवर कर रहा था, ज़्यादा एरिया में फैल रहा था, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी, and maximum radiation results when both wires bend at 90 degree. So this type of radiator is called dipole. तो हमने इस तरह के रेडिएटर को क्या बोला दोस्तों, डाइपोल बोला। दिस इज कॉल्ड डाइपोल। अगर जो लेंथ थी डाइपोल की जो लेंथ है दैट इज λ/2, देन इट विल बी कॉल्ड एज हाफ वेव डाइपोल। वेरी गुड। उसके बाद देखिए करंट एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हाफ वेव डाइपोल के रूप के बारे में। हाफ वेव डाइपोल में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन था कुछ इस तरीके से था कि ओपन एंडेड पे करंट की वैल्यू 0 थी एंड एट द मिड करंट वाज मैक्सिमम। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पाएगा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और वोल्टेज का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से था, तो जो एंड्स थे वहाँ पे तो मैक्सिमम था और मिडिल में मिनिमम था। तो यहाँ पे मैक्सिमम दोनों एंड्स पे, तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से था। और इसमें ये भी पाया गया कि जो हाफ वेव डाइपोल होता है उसके जो मिडिल में जो आपका रेजिस्टेंस होता है दैट वाज 73 ओम, एंड एट द ओपन एंड द रेजिस्टेंस इज 2500 ओम। सो उसके बाद हमने देखा इनका अगर हम लेंथ को बढ़ाते जाएं कंटिन्यूसली, अगर हम लेंथ को बढ़ाते जाएं सो किस तरह का करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। दैट दिस इज़ फॉर λ/2 ऑलरेडी एक्सप्लेंड करंट, दिस इज़ करंट डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद अगर हम लेंथ को लैम्डा बना दें उस केस में क्या होगा, आपका जो करंट और वोल्टेज हैं दोनों ही पूरी कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करेंगे, एक फुल साइकिल कंप्लीट करेंगे। फुल साइकिल में आपका एक तो पॉजिटिव भाग हुआ, नेगेटिव भाग हुआ, तो दो पीक आएंगे, एक पॉजिटिव पीक एंड नेगेटिव पीक। सो यहाँ पे 2 पीक आएगी यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। फुल साइकिल कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से अगर हम 2/3 लैम्डा कर देंगे लेंथ को, उस केस में क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा जिसके अंदर 3 पीक पाए जाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये करंट के पीक्स हैं,
ठीक है। करंट के पिक्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि करंट के पिक्स मालूम होने से आपको रेडिएशन पैटर्न कैसा होगा उसको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। वो कैसे, ये देखिए नीचे हमने रेडिएशन पैटर्न बनाए हैं, नीचे हमने रेडिएशन पैटर्न बनाए हैं। फर्स्ट वाला जब लेंथ कितनी है दोस्तों आपकी λ/2, तो उस केस में आपके हमें मालूम है कि यहाँ पे करंट पीक कितना है 1, तो यहाँ पे मेन लूप बनेगा 1 इज़ ड्यू टू फॉरवर्ड वेव एंड अनदर 1 इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। सो इस तरीके से आपका पैटर्न बनेगा। दिस इज़ योर 8 पैटर्न, इसको कहते हैं हाफ वेव डाइपोल का जो पैटर्न होता है। रेडिएशन पैटर्न का मतलब है जिस पर्टिकुलर एरिया में आपका रेडिएशन इज़ मैक्सिमम कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर λ/2 एंड इसी तरीके से आपका जब L = λ हो गया, इस केस में यहाँ पे 2 करंट पीक्स हैं, तो यहाँ पे 2 पीक बनेंगे ड्यू टू फॉरवर्ड वेव एंड 2 ही अगेन रिफ्लेक्टेड वेव के कारण पीक्स बनेंगे रेडिएशन पैटर्न के। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पैटर्न होगा कुछ इस तरीके को, ये रेडिएशन पैटर्न होगा, ठीक है। इसी तरीके से λ/3/2 लैम्डा के लिए जो रेडिएशन पैटर्न हो जाए कुछ इस तरीके का होता है। रेडिएशन पैटर्न का मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों कि जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंटेना रेडिएशन कर रहा है मैक्सिमम, उसकी बात उस पूरे पाथ, उस पूरे एरिया को हम लें तो कौन कौन से एरिया में ये रेडिएशन कर रहा है वो पूरा एरिया कवर करेंगे, तो हम रेडिएशन पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। रेडिएशन पैटर्न एक्चुअली यहाँ पे 2D में दिख रहा है आपको, ये 2D में दिख रहा है देखिए, बट अगर आप इसको 3D में देखोगे तो कुछ अलग दिखेगा आपको ही। अगर आप इमेजिन करो तो दोस्तों इस वाले 8 को, ऊपर वाले 8 को हम गोल गोल घुमाइए इसके ऊपर, ठीक है। तब आप देखिए 3D में आप इमेजिन कर सकते हो किस तरह का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम एरिया, काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करेगा ये, और जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगा, जितना वाइड एरिया कवर करेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी बीम विड्थ होगी। बीम विड्थ क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर L = 3/3 लैम्डा है तो उस केस में इस तरीके से आपके 6 और 6 12 पीक बनेंगे टोटल रेडिएशन पैटर्न में, ठीक है। जितने करंट पीक्स होते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन में पर्टिकुलर लेंथ पे, उसके डबल जो है कि आपके में पीक्स बनेंगे किसमें, रेडिएशन पैटर्न में, तो ये ध्यान रखना है। सो थैंक यू वेरी मच आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर दिस लेक्चर। We'll continue in the next lecture. Thank you very much.